एक गांव में लक्ष्मी नाम की लड़की अपने पिता सुरेश के साथ रहती थी। उसे पेड़ पौधों और जानवरों से बहुत प्यार था। उसके घर के पीछे वाले बगीचे में एक पेड़ था जिससे लक्ष्मी को बात करना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन जब वो अपने घर के पीछे वाले बगीचे में उस पेड़ से बातें कर रही थी, तभी उसे उसका दोस्त पंकज मिला जो उसके संग कॉलेज में पढ़ता था। अरे लक्ष्मी, कहाँ चली गई थी तू? मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। कल मेरा जन्मदिन है, सबको आना है। सारी लड़कियाँ फ्रॉक पहन कर आ रही है, तू भी फ्रॉक पहन कर आना। सब मिलकर डांस करेंगे, बहुत मजा आएगा। पंकज, तुम्हें तो पता है कि मेरे घर के हालात कैसे हैं और मेरे पास कोई अच्छा सा फ्रॉक भी नहीं है। मैंने आज तक कोई ढंग का कपड़ा ही नहीं पहना। मैं तुम्हारे बर्थडे में नहीं आ सकती। नहीं नहीं लक्ष्मी, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें आना होगा। तुम्हारे बिना बर्थडे पार्टी में मजा नहीं आएगा, तुम आ जाना। मुझे और भी दोस्तों को इनवाइट करना है। अच्छा, मैं अभी चलता हूँ। उसके बाद पंकज वहाँ से चला जाता है और लक्ष्मी भी अपने घर आ जाती है। उसके पापा खेत में जाने के लिए तैयार थे, लेकिन लक्ष्मी को रोते हुए देखकर बोलते हैं, बेटी, अब तू क्या फ्रॉक की जिद लेकर बैठी है? तुझे तो पता है तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं कैसे भी खेतों में काम करके घर चला रहा हूँ, तेरा लालन पोषण कर रहा हूँ। तेरी दादी भी बीमार पड़ी है, हमारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? बेटी, मैं खेत में जा रहा हूँ, अगर रास्ते में कोई फ्रॉक दिख जाएगा तो ले लूंगा। सच में पिताजी, आप मुझे फ्रॉक खरीद कर दोगे? हाँ बेटा, मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन पहले तू अपने आंसू पोंछ ले। लक्ष्मी अपने पिता के जाने के बाद घर का काम करके अपने घर के पीछे वाले बगीचे पर जाती है और उस पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है और वहाँ जाकर सोचती है कि उसके पास फ्रॉक कैसे आएगी, क्योंकि वो जब भी उदास या परेशानी में होती थी वो उस पेड़ के पास जाकर उससे घंटों बातें करती थी। लक्ष्मी ये सोच सोच कर रो ही रही थी कि तभी उस पेड़ से आवाज आती है। क्यों रो रही हो लक्ष्मी? मैं उदास हूँ, इसलिए रो रही हूँ। तुम्हें क्या मैं अपने दुख में रो भी नहीं सकती? लक्ष्मी, रोने से कुछ नहीं होगा। तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तुम कैसे मेरी समस्या का हल कर पाओगे? तुम तो हिल भी नहीं सकते। तुम बताओ तो सही, अगर मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मेरी मदद करके तुम्हें क्यों अच्छा लगेगा? तुम मेरा और आसपास के पेड़ पौधों का कितना ध्यान रखती हो, और जानवरों का भी। नहीं तो लोग सिर्फ हमें काटने आते हैं। फिर लक्ष्मी अपनी उदासी का कारण उस पेड़ को बता देती है। अच्छा, मैं चलती हूँ। ठीक है लक्ष्मी, अपना ख्याल रखना। लक्ष्मी अपने घर पहुँच गई और वो अपनी दादी को दवाई दे रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका दरवाजा किसी ने खटखटाया। उसने दरवाजा खोला तो उसे कोई नहीं दिखा, लेकिन उसे 2 थैले दिखे। इसके अंदर क्या है? चलो इसे घर में ले जाकर खोलती हूँ। जैसे ही लक्ष्मी थैला खोलती है, उसके अंदर से 2 सुंदर फ्रॉक निकलते हैं। लगता है पिताजी रखकर चले गए। अभी तो बोल रहे थे खेत में जाऊंगा, पर मेरे लिए फ्रॉक ला दिए। जब शाम को उसके पिता घर वापस आते हैं तो लक्ष्मी ने अपने पिता को फ्रॉक दिखाई और कहा, पिताजी, मेरी फ्रॉक लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बेटी, ये तो मैंने नहीं खरीदा, ये तुम्हें किसने दिया? कहाँ से मिले तुम्हें? अरे पिताजी, छोड़ो ना, कोई बात नहीं। ये तो कितनी सुंदर है, मैं इसे पहनकर पंकज की बर्थडे पार्टी में जाऊंगी। ठीक है बेटी, तुम जाओ अपने दोस्त के जन्मदिन पर। लक्ष्मी ने जैसे ही वो फ्रॉक पहनी तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और उसके पास नई सैंडल और मेकअप का सामान भी आ गया और पंकज को गिफ्ट देने के लिए एक गिफ्ट भी आ गया।
लक्ष्मी अच्छे से तैयार होकर पंकज के जन्मदिन पर पहुंच गई। लक्ष्मी आज बहुत सुंदर लग रही थी। लक्ष्मी, तुम्हारे पास तो इतनी सुंदर ड्रेस है, फिर तुम यहाँ आने के लिए नखरे क्यों दिखा रही थी? और इतना बड़ा गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? पिताजी ने दिया है, रख लो। जन्मदिन में आए लोग बहुत हैरान थे। उसके सारे दोस्त बस लक्ष्मी का फ्रॉक ही देख रहे थे। लक्ष्मी वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। फिर जब डांस हुआ, उसके सारे दोस्त, पंकज के माता पिता, सब कोई डांस करने लगे। सब नाचते नाचते थक गए, लेकिन लक्ष्मी के अंदर क्या जादू था कि वो नाचती जा रही थी। फिर जब गाना बंद हुआ, तब लक्ष्मी होश में आई तो उसने देखा उसके चारों तरफ सारे लोग उसे ध्यान से देख रहे थे। अरे वाह लक्ष्मी, तुम तो कितना अच्छा डांस करती हो, कमाल कर दिया। मुझे तो नाचना आता ही नहीं, लेकिन पता नहीं मैंने कैसे इतना डांस कर लिया। जरूर ये फ्रॉक का ही जादू है। तभी पंकज के पापा बोलते हैं, चलो बेटा, केक काटने का समय आ गया है, चलो चलो। लक्ष्मी बच्चों के बीच में सबसे पीछे खड़ी थी। ये देखकर पंकज की मम्मी बोली, अरे बेटा, तुम सबसे पीछे क्यों खड़ी हो? आओ पंकज के साथ केक कटवाओ। लक्ष्मी पंकज के साथ उसका केक कटवाने लगी। सबका ध्यान लक्ष्मी पर था। आज तक लक्ष्मी को इतना सम्मान नहीं मिला था। लक्ष्मी जब पार्टी खत्म होने के बाद घर आई तो बहुत खुश थी। फिर अगले दिन वो अपने घर के पीछे वाले बगीचे में गई और उस पेड़ से बोली, दोस्त, मुझे पता चल गया कि तुमने ही वो मुझे फ्रॉक दी थी। तुम बहुत अच्छे हो। लक्ष्मी इतना कहती है, तभी वो पेड़ एक जादुई फ्रॉक के पेड़ में बदल जाता है और बोलता है, लक्ष्मी, मैं एक जादुई फ्रॉक का पेड़ हूँ। मैं जादुई नगर से किसी कारणवश बाहर आ गया और मैं अब एक आम पेड़ की तरह रहता हूँ। तभी तुम मुझे मिली थी, जो मेरा और मेरे आसपास के जानवरों, पेड़ पौधों का देखभाल करती थी और मुझे काटने से बचाती थी। इसलिए मैंने सोचा कि तुम मेरी इतनी मदद कर सकती हो, तो मैं तुम्हारी एक मदद क्यों नहीं कर सकता। वो दोनों फ्रॉक जादुई फ्रॉक है। एक फ्रॉक से जो भी तुम मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा और दूसरे फ्रॉक से तुम गरीब बेसहारा लोगों की मदद कर सकती हो। लेकिन दोनों फ्रॉक से एक दिन में सिर्फ एक ही इच्छा पूरी हो सकती है। तुम उन फ्रॉक का कभी गलत इस्तेमाल मत करना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी इतनी मदद की। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। फिर लक्ष्मी जल्दी से अपने घर आई और एक जादुई फ्रॉक पहनकर बोली, जादुई फ्रॉक, मुझे एक बड़ा सा घर दे दो जिसमें जरूरत का सारा सामान हो और उसके पीछे एक खूबसूरत सा बगीचा हो। लक्ष्मी के इतना कहते ही वो घर एक बड़ा सा घर बन गया और उस घर के पीछे एक सुंदर सा बगीचा था जहाँ पर बहुत सारे जानवर और पक्षी थे। जब सुरेश खेत से घर वापस आया तो लक्ष्मी कहती है, पिताजी देखिए, हमारा घर कितना बदल चुका है और हमारे पास एक खूबसूरत सा बगीचा भी है। लेकिन बेटी, इतना सुंदर घर, बगीचा, ये कैसे हुआ? पिताजी, मैंने जो फ्रॉक पहना है वो जादुई है। मैं घर के पीछे जिस पेड़ से बातें करती हूँ उसी ने मुझे दिया है। पिताजी, वो एक जादुई फ्रॉक का पेड़ है। अच्छा, ये तो चमत्कार हो गया बेटी। और हाँ पिताजी, इस जादुई फ्रॉक से दिन में कोई एक इच्छा पूरी हो सकती है। लक्ष्मी अब बहुत खुश थी। वो हर रोज अपने बगीचे में जाकर पक्षी और जानवरों को खाना खिलाती थी और उनकी देखभाल करती थी। अगले दिन लक्ष्मी उस जादुई फ्रॉक को पहनकर बोली, हे जादुई फ्रॉक, मेरी दादी को बिल्कुल स्वस्थ कर दो। इतना कहते ही लक्ष्मी की दादी बिल्कुल स्वस्थ हो गई। उस दिन के बाद से लक्ष्मी अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगी। सुजाता और हरीश अपनी छोटी सी बेटी सृजिता के साथ रहते थे। वे दोनों सृजिता को बहुत प्यार करते थे, लेकिन कुछ समय बाद सुजाता की मृत्यु हो जाती है। सृजिता बहुत छोटी थी
और सुजाता की मृत्यु के बाद हरीश बहुत परेशान हो जाता है। हे भगवान, तूने ये क्या किया? मेरे बारे में ना सही, कम से कम मेरी छोटी सी बच्ची के बारे में तो सोचा होता। मेरी बेटी सृजिता बिना माँ के कैसे रहेगी? मैं उसे क्या जवाब दूंगा कि उसकी माँ कहाँ गई है? हरीश की बातें सुनकर हरीश का दोस्त रामलाल कहता है, देख भाई, मेरी मान तो तू दूसरी शादी कर ले। ऐसे सृजिता को भी एक नई माँ मिल जाएगी और तुझे भी एक नई हमसफर मिल जाएगी। ये तू कैसी बातें कर रहा है? सृजिता के लिए एक सौतेली माँ लाना ये ठीक नहीं होगा। क्यों ठीक नहीं होगा? दिक्कत ही क्या है? घर में एक औरत आ जाएगी, उस छोटी सी बच्ची को एक माँ का प्यार मिल जाएगा। लेकिन क्या वो मेरी बेटी को अच्छे से संभाल पाएगी? कहीं सौतेला समझकर वो मेरी बेटी को धिक्कार ना दे। तू इसकी चिंता मत कर। मेरी नजर में एक औरत है, बहुत ही संस्कारी और गुणी है। कुछ समय पहले ही उसका पति उसे छोड़कर किसी और के साथ भाग गया। उसकी भी एक सृजिता जैसी छोटी सी बेटी है और मैं तुझे ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो सृजिता और अपनी बेटी में कोई फर्क नहीं करेगी, बल्कि वो सृजिता को सगी माँ जैसा प्यार करेगी। तू कहे तो मैं शादी की बात आगे बढ़ाऊं। अगर तू गारंटी ले रहा है तो ठीक है, हम कल ही शादी की बात करने चलते हैं। ठीक है, तो मैं उन्हें बता देता हूँ कि कल हम आ रहे हैं। अगले दिन रामलाल और हरीश प्रेमा के घर रिश्ता लेकर जाते हैं। प्रेमा भाभी, अरे ओ भाभी, सुनती हो? जी भैया, कहिए। अरे भाभी, मैंने बताया था ना अपने दोस्त के बारे में। हाँ, वही जिन्हें शादी करनी है। हाँ, मैं उसे अपने साथ लाया हूँ। ये है हरीश और ये अपनी छोटी सी बेटी के लिए एक अच्छी माँ ढूंढ रहा है और मैंने इसे आपके बारे में बताया। मुझे पता है कि आप इसकी बेटी को बहुत अच्छे से संभालोगे। आप लोग अंदर आइए, बाहर क्यों खड़े हैं? हरीश और रामलाल अंदर जाते हैं। आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ये कहकर प्रेमा हरीश और रामलाल के लिए चाय नाश्ता लेने चली जाती है। देखा, मैंने कहा था ना, बहुत ही संस्कारी है और हमारी सृजिता का ख्याल भी बहुत अच्छे से रखेगी। कह तो तू सही रहा है, मुझे भी लग रहा है कि ये मेरी सृजिता का ख्याल अच्छे से रख लेगी। दिखने में भी बहुत सुंदर है। अरे इनकी बेटी भव्या भी बहुत सुंदर है। प्रेमा दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। लीजिए, कुछ खाइए। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं आपकी बेटी से मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। भव्या, बेटा भव्या, देखो कौन आया है। ये कौन है माँ? कैसी हो बेटी? नमस्ते, मैं ठीक हूँ। आप कौन हैं? बेटा, ये तुम्हारे होने वाले पापा हैं। भव्या बहुत ही छोटी और मासूम थी। वो हरीश को अपना पिता समझ लेती है। आप सच में मेरे पिताजी हो? आप कहाँ चले गए थे? अब आप हमें छोड़कर कभी मत जाना। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बेटा, अपने कमरे में जाओ। भव्या अपने कमरे में चली जाती है। हरीश प्रेमा से पूछता है, तो क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? शादी से पहले आप अगर मेरी बेटी सृजिता से मिलना चाहती है तो मिल सकती है। मेरी बेटी बहुत ही मासूम, समझदार और भावुक लड़की है। वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचती और बहुत जल्दी रोने लग जाती है। किसी का दुख उससे देखा नहीं जाता। कहने को तो बहुत छोटी है, लेकिन उसकी बातें बहुत बड़ी बड़ी होती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपकी बातें सुनकर लग रहा है सृजिता को बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं। तो क्या तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया? हाँ भाई साहब। तो शादी की तारीख कब की निकलवाए? पंडित जी से कहकर इसी हफ्ते की तारीख निकलवा लेते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। चट मंगनी पट ब्याह। तो मैं आज ही पंडित जी से जाकर बात करता हूँ। ठीक है, तो हम चलते हैं प्रेमा जी। ये कहकर हरीश और रामलाल वहाँ से चले जाते हैं। हरीश अपने घर आ जाता है और रामलाल पंडित जी के पास चला जाता है। कुछ ही दिनों बाद हरीश और प्रेमा की शादी हो जाती है।
प्रेमा सृजिता को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखती थी। वो दोनों बेटियों में कोई भेदभाव नहीं करती थी। सब ठीक चल रहा था। अब सृजिता और भव्या दोनों बड़ी हो चुकी थी। दोनों की शादी की उम्र हो रही थी कि तभी हरीश का भी देहांत हो जाता है। उनके सर पर मानो दुखों का पहाड़ गिर गया हो। अब प्रेमा को ही अपनी दोनों बेटियों को अकेले संभालना था। प्रेमा सिलाई करके अपना घर चला रही थी। भव्या दिखने में बहुत सुंदर थी, वहीं दूसरी ओर सृजिता सांवली और बदसूरत थी। इसीलिए भव्या सृजिता से नफरत करने लगी थी। एक दिन भव्या प्रेमा से कहती है, माँ आप इस सृजिता से थोड़ा दूर रहा करिए। पहले अपनी माँ को खा गई और अब अपने पिता को भी खा गई। कहीं इसने आपको कुछ कर दिया तो मेरा क्या होगा? आपके अलावा तो मेरा यहाँ कोई नहीं है माँ। ऐसा क्यों कह रही हो भव्या? वो तुम्हारी छोटी बहन है। ये कहकर प्रेमा अपने काम में लग जाती है। ना जाने माँ को उस काली घटा में क्या दिखता है, जब देखो तब उसी के गुण गाती रहती है। इस बात का बदला लेने के लिए एक दिन भव्या अपनी माँ की अलमारी से कुछ पैसे चुराकर सृजिता की अलमारी में रख देती है। भव्या बेटा, तुम्हारे पिताजी की पेंशन आई थी और मैंने उसे अपनी अलमारी में रखा था। अब वो वहाँ नहीं है। क्या तुम इस बारे में कुछ जानती हो? हाँ माँ, मैंने उस सृजिता को आपकी अलमारी से पैसे चुराते देखा था। ये क्या कह रही हो? सृजिता ऐसा कभी नहीं कर सकती। हाँ, आप मुझ पर क्यों यकीन करोगे? वो तो आपकी प्यारी बेटी है ना। आपके लिए तो वो सच्चाई की मूरत है। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो जाकर उसकी अलमारी में देख लो। ये कहकर भव्या अपनी माँ को सृजिता की अलमारी के पास ले जाती है और उसकी अलमारी में रखे पैसे निकालकर अपनी माँ को देती है। देखा आपने माँ, मैंने कहा था ना कि सृजिता ने ही आपके पैसे चुराए हैं। सृजिता की अलमारी से पैसे निकलते देख प्रेमा को भी लगने लगा था कि सृजिता ने ही पैसे चुराए हैं। वो गुस्से में सृजिता को बुलाती है। सृजिता, ओ सृजिता। हाँ माँ कहो, क्या काम है आपको? तुझे शर्म नहीं आई मेरी अलमारी से पैसे चुराते हुए? मैंने तुझ पर इतना यकीन किया, यहाँ तक कि अपनी बेटी को तेरे लिए हमेशा झुठलाती रही, लेकिन तूने आज अपनी असलियत दिखला ही दी। मैंने तुझसे ये उम्मीद नहीं की थी। ये कहकर प्रेमा सृजिता को मारने लगती है। लेकिन मेरी गलती क्या है माँ? मुझे ये तो बताइए। गलती क्या है? तूने माँ की अलमारी से पैसे चुराए और तुझे एक भी बार शर्म नहीं आई? तू इनकी सौतेली बेटी है, लेकिन फिर भी इन्होंने तुझे मुझसे भी ज्यादा प्यार दिया और तूने इन्हें ही धोखा दिया। ये झूठ है माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कोई चोरी नहीं की माँ। एक तो चोरी करती है, ऊपर से झूठ बोलती है। इसे घर से निकाल दो माँ। आज तो इसने सिर्फ पैसे चुराए हैं, क्या पता कल कौन सा सामान चुरा ले। ऐसे तो ये हमें रोड पर ला देगी। तू सही कह रही है बेटी, निकल जा तू मेरे घर से। मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी। सृजिता रोते हुए एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। माँ, बाबा, आप कहाँ हैं? आप दोनों मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी आज मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा। मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूं? और अब तो माँ ने मुझे घर से भी निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊं? सृजिता ये कह ही रही थी कि तभी उसे एक आवाज आती है। दुखी मत हो सृजिता, मैं जानता हूँ तुमने कुछ भी नहीं किया। आवाज सुनकर सृजिता घबरा जाती है, क्योंकि उसे आवाज तो सुनाई दे रही थी, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कौन है यहाँ? मैं जादुई झुमके का पेड़ हूँ। क्या कहा? जादुई झुमके का पेड़? तुम इतनी दुखी क्यों हो, मुझे बताओ। सृजिता जादुई झुमके के पेड़ को अपनी आप बीती सुनाती है। जादुई झुमके का पेड़ कहता है, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ये लो जादुई झुमके। ये झुमके पहनकर तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। इन झुमकों की मदद से तुम अपनी बेगुनाही अपनी माँ के सामने साबित कर सकती हो। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ बिल्कुल,
यकीन ना हो तो आजमा कर देख लो। जादुई झुमके के जादू को आजमाने के लिए सृजिता उन झुमकों को पहनकर कहती है, हे जादुई झुमके, मैं चाहती हूँ कि पल भर में तुम मुझे मेरे घर तक पहुँचा दो। सृजिता के ये कहने पर पलक झपकते ही वो अपने घर के सामने होती है। ये तो सच है, तुम तो सच में जादुई हो। सृजिता को देखकर भव्या कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ ने तो तुम्हें घर से निकाल दिया था। अगर मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? यही तो मेरा घर है ना। तभी वहाँ प्रेमा भी आ जाती है। तुम यहाँ क्यों आई हो? फिर से कोई सामान चुराना है? माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं कैसे मान लूं? प्रेमा के ये कहने पर सृजिता जादुई झुमकों को पहनकर कहती है, हे जादुई झुमके, जिसने भी आज माँ की अलमारी से पैसे चुराए और मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, वो इसी समय अपना जुर्म कबूल कर ले। सृजिता के ये कहते ही भव्या अपने आप अपना जुर्म कबूल करने लगती है। वो प्रेमा को सारी बात बता देती है। भव्या की बातें सुनकर प्रेमा कहती है, क्या कहा? तुमने पैसे चुराए थे और तुमने सृजिता पर झूठा इल्जाम लगाया? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। मेरी ही बेटी होकर तुम मेरे साथ गद्दारी कर रही हो। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं सृजिता से जलने लगी थी। मुझे लग रहा था कि आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, सिर्फ सृजिता से ही प्यार करती हो, और इसीलिए मैंने ये सब किया। सृजिता, तुम भी मुझे माफ कर दो। तुमने मुझे अपनी बहन जैसा प्यार दिया और मैंने तुमसे गैरों जैसा व्यवहार किया। कोई बात नहीं बहन, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए वही बहुत है। माँ, आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। बिल्कुल नहीं, तुमने जो किया इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ऐसा मत कहिए माँ, हम आपकी बेटी हैं। भव्या को माफ कर दीजिए, इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है। सृजिता की बातें सुनकर प्रेमा का दिल पिघल जाता है। सृजिता के कहने पर आज मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होनी चाहिए। ये कहकर प्रेमा अपनी दोनों बेटियों को गले लगा लेती है। जादुई झुमके के पेड़ की मदद से अब प्रेमा का परिवार बिल्कुल खुश था। नीलम के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए वो अपनी बुजुर्ग दादी के साथ रहती थी। नीलम की दादी को अब ठीक से दिखाई नहीं देता था, लेकिन फिर भी वो लोगों के कपड़े सिला करती थी और अपना और नीलम का गुजारा करती थी। इस काम में नीलम भी अपनी दादी का हाथ बटाया करती थी, लेकिन कुछ समय से उसकी दादी की तबीयत पहले से ज्यादा खराब रहने लगी। आपको मैंने मना किया था ना कोई काम करने से, तो फिर आप सिलाई क्यों कर रही हो? बेटी, ये काम करना बहुत जरूरी है, वरना हम भूखे मर जाएंगे। और ये वाला लहंगा तो पार्वती के घर आज ही पहुंचाना जरूरी है। कल शादी है ना उसकी बेटी की, इसीलिए कल से पहले ही सारा काम खत्म करना होगा। दादी, आप आराम कीजिए, मैं हूँ ना। ये कहकर नीलम अपनी दादी को एक जगह बिठा देती है और खुद जोरों शोरों से सिलाई करने लगती है। थोड़ी ही देर बाद पार्वती उनके घर आई। क्या तुम्हें नहीं मालूम, मेरे घर में कल शादी है। अब अम्मा, आप बुरा मत मानना, तुम्हारी पोती की तो शादी होने से रही, कम से कम मेरी बेटी की तो ठीक से होने दो। अरे पार्वती, ये क्या बोली जा रही है? और नहीं तो क्या कहूँ, 1 महीने से मेरी बेटी का लहंगा आपके पास रखा है। अगर नहीं सिलना था तो ऐसे ही बोल देती। इतने दिन तक अपने पास मेरा लहंगा फंसा कर क्यों रखा? अरे काकी, थोड़ा पानी पियो और शांत हो जाओ। आपकी बेटी का लहंगा बिल्कुल तैयार है। शुक्र है भगवान का जो मैं लेने आ गई, वरना तो मेरी बेटी कल साड़ी पर ही विदा होनी थी। दिखा तो जरा कैसा लहंगा बनाया है। लहंगा देखने के बाद पार्वती का मन प्रसन्न हो गया। लहंगा तो बड़ा ही सुंदर लग रहा है, मेरी बेटी इसे पहनकर तो खूबसूरत लगेगी। कितने पैसे हुए इसके? केवल 500 काकी। मेरी सुभद्रा, तेरी भी तो दोस्त है, तू अपनी दोस्त की शादी का लहंगा 500 रुपए में सिलेगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है काकी, लेकिन मैंने तो बहुत कम दाम बताया है। सिलाई करने में मेहनत भी तो बहुत लगती है। 300 रुपए में बात हुई थी तेरी दादी से,
लेकिन तू तो 500 कह रही है। लेकिन इतने कम में क्या होगा? अगर दादी ने आपको 300 कहा है तो आप 300 ही दे दीजिए। उसके बाद पार्वती वहाँ एक भी क्षण खड़ी नहीं होती। 300 रुपए पकड़ा कर वो अपनी बेटी का लहंगा लेकर वहाँ से चली गई। क्यों बेटी, तूने इतने कम पैसे क्यों लिए? दादी, उन्होंने कहा था कि आपसे वो पहले ही बात कर चुकी है और ऐसे में मैं उनकी बात कैसे टाल सकती थी? तू तो जानती ही है, ये पापी पेट कुछ भी करवाने पर तैयार हो जाता है। मैं तो पुराने ख्यालों की हूँ, कभी नहीं सोचती कि 4 पैसे ज्यादा आएंगे तो उन्हें हम बचा सकते हैं तेरी शादी के लिए। लेकिन तू अपनी तरफ से भी तो बता सकती थी ना उसे 500 रुपए। मैं अब इन पैसों से जाकर आपकी दवाइयाँ ले आती हूँ। मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। दवाइयाँ लाने की जरूरत नहीं है, घर में राशन नहीं है, सबसे पहले राशन लेकर आओ। नीलम मुस्कुराते हुए अपनी पूजा की थाली उठाकर घर से बाहर चली गई। दरअसल नीलम रोजाना अपने गांव की नदी की पूजा करती थी। आज भी वो पूजा की थाली लेकर गांव की नदी के पास पहुंची। सब लोग भगवान को जिस तरह शुक्रिया अदा करते हैं, उसी तरह मैं इस नदी देवी को भी शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे गांव को हरा भरा रखने में आपका बहुत बड़ा सहयोग है। और सबसे बड़ी बात, ये नदी अपने साथ जो जड़ी बूटियाँ लेकर आती है, वो मेरी दादी की दवाइयों में बहुत काम आते हैं। ये नदी भी मेरे लिए एक भगवान की तरह ही है। नीलम पूजा करने के बाद अपनी दादी के लिए औषधियों को ढूंढने लगी। वो औषधियाँ केवल नदी के किनारे ही मिलती थी। आजकल तो लोगों ने इतना कचरा फैलाना शुरू कर दिया है कि सारी जड़ी बूटियां ही गायब होती जा रही हैं। मुश्किल से उसे थोड़ी बहुत जड़ी बूटियां मिल ही गई, जिन्हें लेकर वो अपनी दादी के पास गई। सिलाई के पैसों से वो घर में अनाज ले आई। दादी माँ, अब आपको मैं इन जड़ी बूटियों से काढ़ा बनाकर पिलाती हूँ। देखना, दवाइयों से भी जल्दी ठीक हो जाओगी आप। ऐसे ही उनकी रोज की जिंदगी बीत रही थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी दादी की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। दादी, आपको ये क्या हो गया? बेटी, अब मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लगता है मेरी जिंदगी ज्यादा समय की नहीं बची। मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले तेरी शादी देख लूं। मेरी बेटी तो बहुत सुंदर है, लेकिन दहेज देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। कुछ नहीं होने वाला दादी आपको। आप चाहती हो कि मेरी शादी हो जाए? जरूर होगी, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अपनी दादी को बिस्तर पर आराम करता छोड़कर, दादी की तबीयत तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मुझे कोई ना कोई काम तो करना ही होगा ताकि मैं उन्हें शहर ले जाकर अच्छे अस्पताल में भर्ती करवा सकूं। सिलाई के पैसे तो बहुत कम होते हैं। नदी के पास जो औषधियाँ मिलती थी, उनसे दादी को थोड़े टाइम तक आराम मिलता था, लेकिन अब तो नदी के पास जड़ी बूटियां भी नहीं मिल पाती। नीलम इस दुविधा में थी कि तभी उसकी सहेली उषा उसके पास आई। यहाँ बैठकर अकेले क्या सोच रही है? मैं यहाँ तुझे एक बहुत अच्छी खबर देने आई हूँ। मुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं और तुम तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो ना, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस समय तुम मेरे साथ रहो। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम तो जानती हो इस समय दादी की तबीयत बहुत खराब है। अभी तुम्हारे साथ नहीं चल सकती मैं तुम्हारे घर गई थी, दादी आराम कर रही हैं और तुम मुझे यहाँ मिल गई, तो बस तुम अभी मेरे साथ मेरे घर चलो, बस मुझे कुछ नहीं सुनना। उसके बाद नीलम को उषा अपने साथ घर ले गई। उषा की माँ नीलम को कुछ खास पसंद नहीं करती थी, क्योंकि नीलम दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी बेटी ईशा दिखने में कुछ खास नहीं थी। इसे अपने साथ कहाँ लाई हो? यहाँ तो पहले से ही बहुत सारे लोग हैं और अभी मेहमान भी तो आने वाले हैं। माँ, नीलम मुझे तैयार कर देगी, इसके साथ के बिना तो मेरा कोई अच्छा दिन नहीं जाता। मेरी तो तुम्हें एक सुननी नहीं, जो करना है करो। उसके बाद उषा की माँ वहाँ से मुंह बनाकर चली गई। थोड़ी देर बाद उषा भी तैयार हो गई। तूने तो मुझे बिल्कुल परी जैसा तैयार किया है। अरे ये क्या, तूने इतने फीके फीके कपड़े क्यों पहन रखे हैं? इसके बाद उषा अपनी अलमारी से एक सुंदर सी फ्रॉक निकालकर नीलम को देती है। तू इसे पहनेगी? उषा के बहुत कहने पर नीलम वो ड्रेस पहन लेती है। वो पहनकर नीलम बहुत सुंदर लग रही थी। थोड़ी ही देर बाद मेहमान घर पर आ गए। बहन जी, बुलाइए अपनी बेटी को, हम भी तो देखें हमारी होने वाली बहू कैसी दिखती है। इसके बाद प्रभावती उषा को लेकर आती है,
लेकिन तभी उसके पीछे पीछे नीलम भी वहां आ गई और सबकी नजरें नीलम पर टिक जाती हैं। उषा को तो कोई देख ही नहीं रहा था। वो मेरी बेटी ये है उषा, पढ़ाई पूरी कर रखी है, बस अभी आप जैसे अच्छे परिवार की देरी है। हाँ बेटा, तुम कौन हो? जी मैं उषा की सहेली नीलम हूँ। तुम्हारे घर में कितने लोग हैं बेटी? सिर्फ मैं और मेरी दादी। हमने तो अपने नुकुल के लिए इस प्यारी सी लड़की को पसंद किया है। प्रभावती जी, आपकी बेटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे मुझे बहू चाहिए वो मुझे नीलम में नजर आ रही है। ये कैसा मजाक है? यहाँ आप मेरी बेटी को देखने आई थी और पसंद कर जा रही हो किसी और मनूस को। अरे ये लोग बहुत गरीब हैं, आप लोगों को दहेज में कुछ नहीं दे पाएंगे, ऊपर से इसकी मरीज दादी का खर्चा आपको ही उठाना पड़ेगा। बहन जी, क्या यही संस्कार दिए हैं आपने अपने बच्चों को भी? गरीब है तो क्या हुआ, इंसान का आचरण शुद्ध होना चाहिए। बहुत हो गया, अब यहाँ से हम जा रहे हैं। अच्छा हुआ जो आपके खानदान में रिश्ता तय नहीं हुआ। पता नहीं आज के जमाने में भी कैसी कैसी बातें कर रहे हैं लोग। नीलम बेटा, हम तुम्हारी दादी से मिलने जरूर आएंगे। हम जा रहे हैं यहाँ से प्रभावती जी। ये कहकर वो सब वहाँ से चले गए। देख लिया, मैंने पहले ही कहा था कि तेरी ये कलमुही दोस्त एक दिन तेरा घर जरूर उजाड़ेगी, और देख आज वही बात हो गई। माँ, ये आप क्या बोल रही हो? नीलम मेरी दोस्त है और बुरे वक्त में इससे ज्यादा साथ मेरा किसी ने नहीं दिया। नीलम, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है उषा, मुझे माफ करना। अगर अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी, पक्का। खबरदार अगर तुमने ऐसा कहा तो। मुकुल बहुत अच्छा लड़का है, उसकी माँ को तुम शादी के लिए जरूर हाँ करना, समझी? नीलम अपनी दोस्त के घर से जाने लगी कि तभी छत से उषा की माँ उबलता हुआ गर्मा गर्म पानी नीलम के ऊपर फेंक देती है। गरम गरम पानी नीलम के चेहरे पर आ गिरा और नीलम का चेहरा बुरी तरह जल गया। नीलम दर्द से चिल्लाने लगी। माफ करना नीलम, मैं तो कपड़े धोने वाला गर्म पानी बाहर फेंक रही थी, मुझे पता नहीं था कि तुम नीचे हो। माँ, देखकर काम नहीं कर सकती हो क्या? नीलम को बहुत चोट आई है। नीलम ये बात जानती थी कि प्रभावती ने ये सब जानबूझकर किया, लेकिन वो फिर भी शांत होकर वहां से चली गई। वो उसी नदी के पास आकर नदी के पानी से अपना मुंह धोने लगी। मेरे चेहरे पर बहुत जलन हो रही है, दादी की दवाइयों के लिए तो मेरे पास पैसे भी नहीं है। अब अपना चेहरा ठीक करने के लिए कहाँ से पैसे लाऊंगी? अब तो मेरी शादी भी पक्की होने जा रही थी, ऐसे चेहरे के साथ मैं क्या मुंह दिखाऊंगी किसी को? और शादी के लिए तो हमारे पास पैसे भी नहीं है। हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहे हो? तभी नदी से आवाज आई, तुम्हारे इतने सुंदर चेहरे पर ये इतना गहरा दाग, तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है। जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। प्रभावती के ऐसे आचरण की वजह से ही उसके साथ बुरी चीजें होती हैं। कौन बोला? मैं हूँ नदी, जिसकी तुम प्रतिदिन पूजा करती हो और जिसके पानी से तुम्हें चेहरे पर आराम मिल रहा है। मैं जानती थी कि ये नदी मेरे सारे दुखों को समझती है, और आज तो नदी मुझसे बात भी कर रही है। मेरा जीवन तो धन्य हो गया। मैं तुम्हें एक जादुई लिपस्टिक दूंगी, उस लिपस्टिक को लगाकर तुम्हें कष्ट नहीं होगा। उसके बाद नदी के अंदर से एक विशालकाय लिपस्टिक का पेड़ बाहर आया और उस पेड़ पर लिपस्टिक उग रही थी। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ या ये नदी सच में लिपस्टिक का पेड़ उगा रही है? जल्दी से अपनी मनपसंद लिपस्टिक ले लो नीलम, अब तुम्हारी जिंदगी के सारे कष्ट दूर होने वाले हैं। मेरी पूजा करने का कोई ना कोई फल तो तुम्हें मिलना ही चाहिए ना। उसके बाद नीलम फौरन एक जादुई लिपस्टिक ले लेती है। लिपस्टिक को लगाकर तुम जो भी इच्छा मांगोगी वो सच हो जाएगी। उसके बाद नीलम अपने होठों पर जादुई लिपस्टिक लगा लेती है। लिपस्टिक लगाते ही नीलम का चेहरा पहले की तरह सुंदर हो जाता है। ये लिपस्टिक लगाकर तो मेरे चेहरे पर जलन भी नहीं हो रही, मैं तो पहले जैसी दिख रही हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नदी। इसके बाद नीलम नदी को प्रणाम करके अपने घर गई। उसने देखा कि उसकी दादी की हालत पहले से ज्यादा बिगड़ चुकी है। दादी, आपको क्या हो रहा है? दादी, आप पानी पी लो। लगता है अब मैं जाने वाली हूँ बेटी। आपकी आयु मुझसे भी ज्यादा लंबी है दादी, आप बिल्कुल स्वस्थ हो। नीलम के ऐसा कहते ही मानो हवाओं में कोई जादू हो गया हो। नीलम की दादी को अब पहले से अच्छे से सांस आ रही थी और अब वो बिल्कुल स्वस्थ थी। तेरे कहते ही मैं ठीक हो गई बेटी,
अभी तो लग रहा था जैसे यमराज जी दरवाजे पर खड़े हैं। दादी, अब बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरी शादी हो जाने के बाद इस घर में आपको कोई तकलीफ ना हो, सारे काम अपने आप हो जाएं इस घर में, आपके आराम की हर चीज मौजूद हो। नीलम के इतना कहते ही उसका घर एक जादुई घर में परिवर्तित हो गया। उस घर में हुक्म देते ही अपने आप सारे काम हो जाते थे। वो घर अब पहले से इतना बड़ा और शानदार था कि रसोई में खाना भी एक हुक्म पर चुटकियों में बन जाता था। तूने तो मुझे जीते जी स्वर्ग दिखा दिया बेटी, लेकिन ये जादू हुआ कैसे? नीलम ने अपनी दादी को सारी बात बताई। अच्छाई की हमेशा जीत होती है। मुकुल और उसका परिवार भी मुझसे बात करने आया था। मैंने तो मुकुल को देखते ही शादी के लिए हाँ कर दिया था। अब मेरी बच्ची की अच्छे से विदाई हो जाए, बस मेरी तो यही इच्छा है। और कुछ समय बाद ही नीलम और मुकुल की धूमधाम से शादी हो गई। जादुई लिपस्टिक के पेड़ की लिपस्टिक की वजह से नीलम को ना तो शादी में कोई तकलीफ हुई और ना ही शादी के बाद। अब वो हंसी खुशी अपनी दादी का ख्याल रखते हुए अपने ससुराल में एक अच्छी बहू की तरह रह रही थी।